सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई की नेटवर्थ 1700 करोड़ पर डे के हिसाब से गिरी है। जी हाँ, 1700 करोड़ पर डे। बट वो कैसे राहुल भाई? भाई साहब, देश की सबसे बड़ी कंपनी इस समय बड़ी बड़ी मुसीबतों से घिरी हुई है। ऑयल के बिजनेस में मार्जिन कम हो गया, जियो में सब्सक्राइबर छोड़ के चले गए, रिटेल में ग्रोथ नहीं हो रही है, न्यू एनर्जी में टाइम लग रहा है, लोन माथे पे चढ़े ही जा रहा है। इन सब का इम्पैक्ट क्या हुआ उसको देखो। जहां जुलाई 2024 में रिलायंस की मार्केट कैप 21 लाख करोड़ टच कर गई थी, आज वो मात्र 16 लाख करोड़ की कंपनी है, यानी 5 लाख करोड़ का नुकसान। तो मोटा भाई की संपत्ति भी 120 बिलियन से 90 बिलियन आ गई, यानी 2.5 लाख करोड़ का नुकसान, यानी हर महीने 50,000 करोड़ का और पर डे 1700 करोड़ का। पर राहुल भाई, ये हो कैसे रहा है? ऑयल टू बिजनेस में क्या दिक्कत है, जियो वाले बिजनेस में क्या दिक्कत है, रिटेल वाले बिजनेस में क्या दिक्कत है, और ये जो भी दिक्कत है टेम्पररी है या परमानेंट है? क्या मोटा भाई वापसी कर पाएंगे? क्या रिलायंस की शेयर वापस बढ़ेंगे? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी ले के ना ले, इसमें शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करें या लॉन्ग टर्म में करें या दोनों में ना करें? तो आज रिलायंस के ऑयल बिजनेस का, टेलीकॉम बिजनेस का, रिटेल बिजनेस का, एनर्जी बिजनेस का, करंट बिजनेस का और फ्यूचर बिजनेस का सबका एनालिसिस करेगा आपका राहुल। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। This AI Trade Finder will handpick you options trades every morning on autopilot. तो सबसे पहले बात करते हैं ऑयल टू केमिकल बिजनेस के बारे में, जो कि रिलायंस का सबसे बड़ा मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है, जिससे सबसे ज्यादा रिलायंस को सेल होती है। ये वो बिजनेस है जो धीरूभाई अंबानी ने सेटल किया था। ये वो बिजनेस है जिसके पीछे रिलायंस बनाया। ये वो बिजनेस है जिसके पीछे रिलायंस के पास पैसे का कुआं है, जहां से पैसा आता है और ये बाकी बिजनेस में लगाते हैं। लेकिन कितने ही बिजनेस में इन्वेस्ट करें, मेजर प्रॉफिट हमेशा यहीं से आता रहा था। कुछ ही समय पहले की बात है, 66% प्रॉफिट इस सेगमेंट से आता था, लेकिन अब ये सेगमेंट का प्रॉफिट 66% से कम होकर मात्र 32% रह गया। और वो कैसे हुआ राहुल जी? ये क्या हो गया साहब? अरे मोटा भाई, बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे? बात समझो पहले पूरी। ऑयल टू केमिकल बिजनेस है क्या भाई साहब? विदेशों से जो ऑयल कंट्रीज है, वहां से कच्चा तेल खरीदा, क्रूड ऑयल खरीदा, उसको अपनी रिफाइनरी में प्रोसेस किया, फिर उसका पेट्रोल डीजल बनाया, ऑयल कंपनी को बेचा और पैसा ही पैसा। अब इस बिजनेस में गेम क्या है भाई साहब? आपके हाथ में प्राइस नहीं है। प्राइस परचेस क्या होगी, सेल क्या होगी, आपके हाथ में ही नहीं। जो क्रूड का प्राइस होगा उस हिसाब से आपकी रेट तय होती है। अब क्रूड की जो प्राइस थी कुछ समय पहले $130 पर बैरल चल रही थी, अभी 6 महीने में गिर के आ गई 70। तो भाई साहब, अगर प्राइस ही कम हो गई, धंधे में आप जो माल 100 रुपए का बेचते हो, अगर आपको 60 का बेचना पड़ जाए तो क्या होगा? वही हो गया मोटा भाई के साथ। दूसरी चीज, मोटा भाई इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के लिए भाई साहब डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। इधर भारत का रुपए गिरता जा रहा है तो इंपोर्ट महंगा और पड़ रहा है। ये दूसरी दिक्कत है। तीसरी दिक्कत, अगर डॉलर और ये कच्चा तेल दोनों को भी छोड़ दूं तो भी भाई साहब ओवरऑल जनता तेल से दूर भाग रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं, पेट्रोल डीजल सबको दूर भागना है, फिर कोई सोलर के पीछे, कोई विंड के पीछे, सबको नई एनर्जी चाहिए। तो ये पुरानी एनर्जी धीरे धीरे इसमें दम नहीं बचा है, तो इसलिए इसकी डिमांड भी कम हो रही है। तो ओवरऑल ये तीनों दिक्कत है, जिसकी वजह से रिलायंस का जो कोर बिजनेस है वही हिला हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि ये काम चुपके से हो गया कि ओहो मोटा भाई को पता ही नहीं चला, राहुल जी की वीडियो देख के पता चलेगा। ये बात वो बरसों से जानते थे, उनको पता था ये बिजनेस आज प्रॉफिट दे रहा है, भविष्य में नहीं देगा। इसीलिए उन्होंने रिटेल बिजनेस में एंट्री मारी, इसलिए उन्होंने टेलीकॉम बिजनेस में एंट्री मारी, और उन्होंने कहा कि यार हम आगे जाके 2030 तक रिटेल और टेलीकॉम बिजनेस में हमारा जो रेवेन्यू प्रॉफिट है उसको डबल कर देंगे। और वो कह रहे हैं कि ऑयल टू बिजनेस धीरे धीरे हम कम करेंगे और इसको न्यू एनर्जी बिजनेस से रिप्लेस कर देंगे। हम भी सोलर, विंड, टर्बाइन इसमें काम करने लग जाएंगे। तो ये इनका ऑलरेडी प्लान है जिसपे ये वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन इस प्लान में ही लंका लग गई ना यार। ये देख रहे थे कि ऑयल को कर देंगे न्यू एनर्जी से, उसमें दिक्कत आ गई। ये देख रहे थे कि रिटेल से रिप्लेस कर देंगे, टेलीकॉम से कर देंगे, उन दोनों में भी दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई अभी बताते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना सभी व्यापारियों के लिए। देखो भाई साहब, देश की सबसे बड़ी कंपनी की लंका लगी हुई है, वो भी समय के हिसाब से खुद को बदलना चाह रही है, तो तुम हो किस खेत की मूली? 90% जो छोटे व्यापारी हैं, MSME हैं, वो 25 साल पहले जैसा धंधा कर रहे थे आज भी ऐसे ही कर रहे हैं, और अगले 25 साल का भी कोई प्लान नहीं है। दिन में 12 से 14 घंटे लगे रहते हैं, कभी एम्प्लॉय से परेशान है, कभी सेल से परेशान है, कभी मार्जिन से परेशान है, कभी कर्जे से परेशान है, कभी हेल्थ से परेशान है, और कहते हैं शायद हमारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, क्योंकि इनको धंधा करना आता नहीं है। ये खुद को मालिक समझते हैं, पर ये अपने धंधे के सबसे बड़े मजदूर हैं। ये रामू काका है, ये रजनीकांत है, ये अपने ही धंधे के चौकीदार हैं। ये कहते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन के तो मजे हैं, ये तो ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री रोज कभी जाते भी नहीं है, फिर भी इतने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, फिर भी इतना प्रॉफिट, फिर भी इतना पैसा। ये कैसे हो रहा है साहब? क्योंकि ये कुछ ऐसे राज जानते हैं जो आप नहीं जानते, और व्यापारी कुछ ऐसी गलती कर रहा है जिसकी वजह से वो अटका हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि व्यापारी तो व्यापारी रहेगा ना भैया, CEO कैसे बनेगा?
बट इसी लंका तो लगनी है, तो उन्होंने एंट्री करी टेलीकॉम बिजनेस में। और जियो में क्या धमाकेदार एंट्री की थी साहब, तू भी फ्री, नेट भी फ्री, कॉलिंग भी फ्री, सब फ्री। और शायद इसी चक्कर में सारे स्टार्टअप आगे बढ़ गए, इसी चक्कर में यूट्यूब की इंडस्ट्री खुल गई, इसी चक्कर में वीडियो बना पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। लेकिन भाई साहब इसमें भी 3 प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम है, सुनो ध्यान से। मोटा भाई ने कहा देखो मैंने सबसे पहले फ्री किया था, पहले तुम 200 रुपए का 1 GB इंटरनेट दिया करते थे, मैंने तुम्हें फ्री किया, मैंने तुम्हें दिन का 1.5 रुपए इंटरनेट दिया, तो थोड़े से पैसे बढ़ा लिए तो क्या हो गया। तो बीच में उन्होंने एक बार पैसे बढ़ाए, जनता थोड़ी नाराज हुई, पर कोई बात नहीं, फिर दोबारा बढ़ाए, जनता नाराज हुई, कोई बात नहीं। लेकिन तीसरी बार जब उन्होंने आलीशान शादी देखी, शाहरुख, आमिर, सलमान एक साथ नाचते हुए देखे, और उस समय पैसे बढ़ाए, तो लोगों ने ले लिया पर्सनली, बोले साला क्या हमसे वसूली करोगे क्या। उसके बाद से जो लोग नाराज हुए हैं साहब, पिछले 4 महीने में 1,65,00,000 सब्सक्राइबर जियो छोड़ चुके हैं। और भाई साहब टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो लॉस होता है ना, वन टाइम नहीं होता, ये लाइफ टाइम होता है। क्योंकि ये जो 1,65,00,000 लोग हैं, ये मंथली रिचार्ज कराते, ईयरली रिचार्ज कराते, उन्हें जाने कितने साल तक कराते। तो भाई साहब ये सारी जो बेनिफिट्स थे, ये मोटा भाई के हाथ से चले गए। तो इसीलिए इस क्वार्टर में भाई साहब प्राइस बढ़ाने के बावजूद भी रेवेन्यू में वो तेजी नहीं देखी गई। सेकंड चीज जो भाई साहब इनको और परेशान करने वाली है, वैसे इनको नहीं पूरी इंडस्ट्री को परेशान करेगी, पर ये इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर है, इन पे सीधा इम्पैक्ट आएगा। आज की डेट में क्या है कि वॉइस का और डेटा का पैक साथ में आता है। मेरे को अगर रिचार्ज कराना है तो मुझे तो कॉलिंग का रिचार्ज कराना है, लेकिन डेटा फ्री में देंगे ही देंगे। मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि तुम्हें डेटा रहने दो, सिर्फ कॉलिंग, ऐसा अलाउड ही नहीं है। तो ट्राई कह रहा है कि यार ऐसे नहीं चलेगा यार, तुम यूजर को बांध नहीं सकते, तो तुम है ना डेटा का अलग दोगे, कॉलिंग का अलग दोगे, मिक्स अलग दोगे। सिर्फ कॉलिंग का फीचर आ गया तो ये प्राइस थोड़े से कम हो जाएंगे। तो आज की डेट में देश में मान लो कि करोड़ों ऐसे लोग हैं जो भी वो पुराना वाला फोन हाथ में लेके घूमते हैं जिसमें इंटरनेट है ही नहीं, उससे बात करने के लिए फोन लेके घूम रहे हैं, लेकिन डेटा मजबूरी में लेना पड़ता है। ये ट्राई का डिसीजन आ गया तो उनका रिचार्ज कम हो जाएगा। सेकंड, भारत में कई ऐसे लोग हैं स्पेशली आशिक जो 2-2 सिम लेके घूमते हैं। अब दोनों सिम में उनको कराना पड़ता है। अब क्या करेंगे, एक सिम में डेटा कराएंगे, एक सिम में कॉल कराएंगे, पैसे बचाएंगे। तो ये जो पैसे जनता बचा रही है, ये जाएंगे टेलीकॉम कंपनियों की जेब से, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मोटा भाई की जेब से। मोटा भाई को इस बात की टेंशन क्यों है, क्योंकि आज की डेट में रिलायंस का सबसे ज्यादा प्रॉफिट 39% यहीं से आ रहा है। जियो का जो बिजनेस है वो रेवेन्यू में चाहे 14-15% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट में लगभग 40% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो अगर यहाँ पे लंका लगी तो भाई साहब फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। प्लस तीसरी चीज, कंपटीशन बढ़ रहा है। अभी आज की डेट में तो ऐसा लगा था कि इन्होंने साहब ये और एयरटेल 2 ही लोग गए बाजार में, BSNL खत्म, बाकी सब खत्म। लेकिन धीरे धीरे तो वोडाफोन वापसी कर रहा है। जितने लोग जियो को छोड़ के गए, आधे से ज्यादा लोग BSNL में चले गए। तो जब BSNL कुछ सुविधा नहीं दे रहा तो भी 1 करोड़ से ज्यादा लोग 4 महीने में उसके पास बढ़ गए, तो सरकार कह रही है कि अगले साल हम BSNL में 5G लेके आ रहे हैं। तो फिर क्या हाल होगा साहब। 5G के केस की बात करें तो 5G केस में लीडर कौन है, एयरटेल है। तो भाई साहब जो मोटे कस्टमर 5G वाले हैं वो एयरटेल ले गया, और जो छोटे कस्टमर है वो BSNL ले गया। मोटा भाई कह रहा है बताओ मैं क्या करूं। सेकंड सेक्टर जिसपे मोटा भाई ने जान लगाई कि यार ये करेगा बराबरी, देखना ये मेरे ऑयल टू केमिकल बिजनेस की रिकवरी कराएगा, वो था रिलायंस रिटेल। लेकिन रिटेल बिजनेस में अगर अपन देख रहे हैं तो पिछले 1 साल में फ्लैट ग्रोथ रही है, कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ ही नहीं हो रही। जैसा रेवेन्यू था, जो प्रॉफिट था, लगभग वहीं का वहीं पड़ा है। रिटेल के सेगमेंट में ग्रोथ होती है स्टोर बढ़ाने से, जितनी दुकानें खुलेगी उतनी ग्रोथ होगी। पिछले क्वार्टर में रिलायंस ने खोले 464 स्टोर, यानी मात्र 90 दिन में, लेकिन उसी दौरान 438 बंद भी कर दिए। तो नेट देखा जाए तो 28 स्टोर ही तो खुले। तो स्टोर की ग्रोथ अगर इतू सी होगी तो भाई साहब फिर ग्रोथ भी इतू सी होगी। प्लस इनके मेजर सेगमेंट जिनसे ये काम धंधा करते हैं कौन से हैं, सबसे ज्यादा मार्जिन रिटेल में आता है कपड़ों से, फैशन एंड एक्सेसरी। वहां पे तो भाई साहब जूडियो पागल हो रखा है, जूडियो हर दूसरे दिन कोई स्टोर खोल देता है। तो वो जो सेल थी वो तो जूडियो ले गया, ट्रेंड ले गया, तो मोटा भाई के हाथ से गेम तो फिसल गया। ऑब्वियसली ये यूस्टा ब्रांड लाके और 4 चीज करके प्रयास तो कर रहे हैं, बट एक बार तो बाजी हाथ से गई। सेकंड सेगमेंट क्या है, ग्रोसरी, आटा दाल चावल, रिलायंस में ले लो। लेकिन भाई साहब वहां तो इधर डीमार्ट खोले जा रहा है, उधर जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट चैन नहीं लेने दे रहे। तो ग्रोसरी डिवीजन की इन्होंने ले रखी है। तीसरा सेगमेंट आता है इनका जहाँ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से धंधा आता है, तो वहां तो क्विक कॉमर्स और अमेजन, फ्लिपकार्ट छोड़ी कहाँ रहे किसी को। तो रिटेल के 3 बड़े सेगमेंट है, तीनों में खतरनाक कंपटीशन चल रहा है। अब इन 3 के अलावा छोटे मोटे बोले सर मीडिया भी तो है, वो हॉटस्टार भी तो लिया था, हाँ जी लॉस में है अभी तो, क्योंकि यूजर से पैसे ले नहीं रहे और वहां मोटे पैसे लग गए। कमाएंगे जब कमाएंगे, आज की डेट में लॉस है। अब भाई साहब जो कोर बिजनेस है उसमें टेंशन चल रही है, जो नए बिजनेस सेटल किए वो अभी तक चालू नहीं हुए, तो आदमी क्या करेगा, लोन ले। अब अडानी के लोन की बात होती है, अंबानी के लोन की बात नहीं होती। उन पे लोन कितना है बताऊं, गैस करोगे? सितंबर 24 का डेटा है, मात्र 3,57,000 करोड़ का लोन है। 31 मार्च 2020 को रिलायंस पे कर्जा था 1,61,000 करोड़ का। उसके बाद मात्र 197 दिन, गिन लेना 197 दिन में इन्होंने टोटल लोन लिया 2,60,000 करोड़ का।
टोटल टैली फिर बढ़ गई, फिर बड़ी घटी बड़ी घटी बड़ी घटी। आज की डेट में जो स्टेटस है लास्ट सितंबर 2024 का, वो है 3,57,530 करोड़ रुपए का लोन। और सर ये लोन लगता कहाँ है? एक तो बाकी जो धंधे चल रहे हैं उसमें, प्लस इन्होंने क्या प्लान किया कि मैं नई एनर्जी में जाऊंगा। जैसे जामनगर रिफाइनरी में जो ऑयल में दे रही है, मैं इसको रिप्लेस करूंगा न्यू एनर्जी से। तो इन्होंने सोलर सेगमेंट के लिए 75,000 करोड़ रुपए रिजर्व में रख रखे हैं कि यार इस पे इन्वेस्ट करूंगा, और धीरे धीरे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। ये इंडिया की पहली सोलर गीगा फैक्ट्री लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे ये फ्यूल सेल की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सोलर पीवी बनाएंगे, विंड टर्बाइन बनाएंगे, यानी नई एनर्जी से रिलेटेड जो जो चीजें सब मोटा भाई बनाएंगे, और देश के सबसे बड़े प्लेयर्स में से एक होंगे। लेकिन वो जो प्रोजेक्ट है वो डिले पे डिले चल रहा है। वो सोच रहे थे इतनी कर लेंगे, लेकिन भाई साहब जब इधर लॉस चल रहे हैं, कर्जा बढ़ रहा है, टेंशन हो रही है, शादी ब्याह में लगे तो थोड़ी डिले हो गई सर। तो वो जब तक डिले रहेगी, रिलायंस पे एक तलवार लटकी रहेगी, क्योंकि जब तक वो लगेगा नहीं कि जो ऑयल वाला बिजनेस है इसका रिप्लेसमेंट आएगा नहीं। तो ये जब घटना है पिछले कुछ समय से चल रही है, तो इसका असर जो रिलायंस के शेयर पे दिख रहा है, आप देखिए ना, पिछले 6 महीने जो निफ्टी 50 2% टूटा है, रिलायंस 25% टूट गया। पिछले एक साल में जहाँ निफ्टी 50 10% अप था, रिलायंस 5% डाउन था। FII का भी जहाँ रिलायंस में 24% था, 20 रह गया, 4% FI बेच के निकल गया। तो कंक्लूजन क्या है राहुल भाई, इसमें लगाए नहीं लगाए, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? ये बात सत्य है कि बहुत प्रॉब्लम चल रही है, पर ये मत भूलो वो अंबानी, इन तीनों बिजनेस में ग्रोथ कम हुई है, प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिट है, ऐसा नहीं कि लॉस में आ गए। अभी वीडियो बनने तक दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट नहीं आए, लेकिन अगर 9 महीने का एवरेज पकड़ लें तो अभी भी 60,000 करोड़ का प्रॉफिट तो बनाया ही है। तो ऐसा नहीं कि गरीब हो गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, टेंशन है थोड़ी, पर निकल जाएंगे। इन्होंने मेन कंपनी में से जियो फाइनेंस को अलग कर दिया, फाइनेंस सेक्टर की अलग कंपनी बना दी, उसको अलग लिस्ट कर दिया, उसमें बहुत एक्शन होना बाकी है। आगे जाके ये रिटेल कंपनी को अलग कंपनी बना के लिस्ट कर देंगे, ये जो जियो की कंपनी है इसको बना के अलग लिस्ट कर देंगे। तो रिटेल की कंपनी अलग हो गई, ईशा अंबानी CEO, जियो की कंपनी अलग हो गई, आकाश अंबानी CEO, रिलायंस इंडस्ट्रीज में ऑयल की जगह नई एनर्जी आ गई, अनंत अंबानी CEO। तीनों बहन भाई, तीनों की अलग अलग कंपनी। लेकिन ये सारी प्रोसेस में, क्योंकि रिलायंस एक बहुत बड़ा हाथी है, ये कोई 1-2 दिन में मूव नहीं करता, काम होते होते 2-3 साल लगते हैं। तो ये जो टेंशन अभी चल रही है 2-3 साल तक चलने का अनुमान है, तब ये कंपनी अलग हो जाएगी, तब आप में इसको गजब पोटेंशियल दिखेगा। तो अगले 2-3 साल के लिए मुझे इसमें कोई बड़ी ग्रोथ नहीं दिखती है, पर 3 साल के बाद जब ये कंपनी अलग होगी, नए प्लान आएंगे, बाजार की स्थितियां बदलेगी, तब इस पे ओपिनियन बनाई जाएगी। तो आपका क्या ओपिनियन है रिलायंस को लेके? पूरी केस स्टडी सुन के आपको कैसा लगा, और कौन सी ऐसी कंपनी है जिसपे आप चाहते हो कि राहुल जी अगली केस स्टडी करके बताओ ना, इसका शेयर क्यों नीचे है, क्यों ऊपर चला गया? मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले धन्यवाद।